हेलो बच्चों। देखो, जैसे आप जानते हैं आज हमारा 15 अगस्त 2022 यानी आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो हम इस दिन को तभी से 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मानकर मनाते हैं। तो आपको आज सब चीज़ स्वतंत्र है, आप हर चीज़ में आप कोई भी काम कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उतना जितना कि जायज़ है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल का। तो आपका पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन हो चुका है, संयोजन प्रक्रिया हो चुकी है, समीकरण संतुलित करना हो चुका है, वियोजन प्रक्रिया हो चुकी है। अब पढ़ाएंगे विस्थापन और द्विविस्थापन और क्या है, उसके पश्चात अपचयन आएगा, उपचयन आएगा और फिर संक्षरण आएगा, विकृत गणिता आएगी, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी उसी में था, वियोजन और संयोजन में। आपका इस प्रकार से आपका कम्प्लीटेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं बचेगा। जो इसके प्रयोग है थोड़ा बहुत आपको जो इसको इसी को मैंने बताया, इसी को हिंदी समझाया गया एनसीईआरटी में, आप समझ सकते हैं। उसमें से मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे विस्थापन है, यहाँ की धातु में भी मिलेगा यही वाला, तो आपको मैं वहाँ पर फिर से बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप समझते हैं कि आपको सारा ही एनसीईआरटी से पढ़ना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपका एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। आप लोगों को अन्य किसी सब्जेक्ट पर और अन्य किसी मोटी मोटी बुक्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको ब्रॉड लेवल पे नहीं आना है, क्योंकि आपका जो हाई स्कूल का सिलेबस है वो इतने से ही आता है। क्योंकि आपके जो साइंस का पेपर जो आता है विज्ञान का, उसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों ही आता है, और तीनों में से ही 10-12 क्वेश्चन आते हैं सब। तो उसमें 10-12 क्वेश्चन में से क्या होता है, कुछ इसके आएंगे, दो तीन उसके आते हैं, दो तीन उसके आते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से आप 4-5 क्वेश्चन फंसते हैं, और 4-5 क्वेश्चन में ही 5 चैप्टर हैं, तो कितना एक ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जो मैं आपसे आराम से समझाता हूँ वही आपको आराम आराम से समझना है। इसलिए आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाना है ना कुछ, सिर्फ जितना पढ़ाता हूँ उतना ही पढ़ना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन होता क्या है आखिर, ये आप समझिए। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वो अभिक्रिया है, क्या है, जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके विलयन से हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है या ले लेता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन क्या कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, विस्थापन क्या कहते हैं। क्यों, जब कोई तत्व या मान लीजिए जिंक धातु है, तो वो क्या करती है, CuSO4 का एक विलयन होता है जो नीले रंग का होता है, उसमें जिंक धातु डाल देते हैं, तो क्या होता है, उसमें ZnSO4 बन जाता है और Cu धातु अपचयित हो जाती है, यानी Cu धातु अलग हो जाती है, वो उसमें से निकल जाती है। क्योंकि ZnSO4 का विलयन बन जाता है तो Cu को अपचयित कर देता है, यानी निकाल देता है। इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु Cu प्राप्त हो जाती है। अब Pb जो है, Pb को CuCl2 विलयन में डाले हैं, तो PbCl की अभिक्रिया होगी तो PbCl2 बनाएगा और Cu निकाल देगा। अगली अभिक्रिया क्या है, Fe प्लस CuSO4। तो देखिए Fe क्या है, CuSO4 से कॉपर को विस्थापित कर देगी और स्वयं अपने आप Fe आ गया। तो क्या बन गया, FeSO4, फिर सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। आपके एनसीईआरटी में यही 3 लेक्चर दी है और इन्हीं तीनों के बारे में बताया गया, समझाया गया। तो आपको इन्हीं तीनों को पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आता है तो पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपकी 3 लेक्चर नहीं पूछेगा, और स्कूल में पेपर पढ़ाते हो तो आप कहीं से भी पूछ सकते हो, जितना पढ़ाते हैं उसी में पूछते हैं, ज्यादा पूछते नहीं है। क्योंकि अगर उसमें से नहीं पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आपने जो पढ़ाया हुआ या नहीं, इसलिए वो उसी में से पूछते हैं। तो आपको जो कोई एनसीईआरटी दिया है, एनसीईआरटी बुक चलाई गई, तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए ना। कॉलेज वाले तो अपनी अपनी बुक चलाते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो आपकी ये भी 3 लेक्चर दी गई हैं। ये क्यों विस्थापित कर देती है, आपने कभी दिमाग लगाया ये क्यों विस्थापित कर देती है भाई। Zn जो है CuSO4 को, Zn जो है CuSO4 से Cu को विस्थापित क्यों कर देती है, क्योंकि जो जिंक धातु है वो Cu से अधिक क्रियाशील है। क्या है,
Zn धातु जो है वो Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ZnCuSO4 से Cu को विस्थापित कर देती है। Pb भी Cu से अधिक क्रियाशील है तो Pb भी विस्थापित कर देगी, Fe भी विस्थापित कर देता है। तो ये सभी क्या धातुएं हैं? सभी क्रियाशील धातुएं हैं। किससे? Cu से अधिक क्रियाशील धातुएं से विस्थापित कर देती हैं और ये सभी हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं। कौन सी श्रेणी में? रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत अपचयन रासायनिक श्रेणी में ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि Cu से ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए विस्थापित कर देते हैं। ये टॉपिक आपका कहाँ पढ़ाऊंगा? वहां पे जहाँ पे धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे, धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें तो एक धातु दूसरे को विस्थापित कर देती है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी द्विविस्थापन यानी दो आपस में, यानी ये इसको विस्थापित कर देगा, ये वाला Na2 जो है Cl के साथ चला जाएगा, BaSO के साथ SO4 के साथ, यानी Na क्या किया? Ba को विस्थापित कर दिया और Ba क्या किया? Na2 को विस्थापित कर दिया, यानी दोनों ही एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि बदल लेते हैं एक दूसरे के आयनों को, यानी ये टूटेगा, ये भी टूटेगा विलयन में, ये उसके साथ जुड़ जाएगा और ये उसके आयनों के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से BaSO4 और 2NaCl मिल जाएगा। बहुत ही आसान, इसमें एक विस्थापित कर देता है दूसरे को और इसमें दोनों एक दूसरे को आयनों का चेंज कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम ही दिमाग लगाना है, जितना आपको जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? अपचयन और उपचयन। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। हाँ बच्चों देखिए, अगली आपकी नेक्स्ट श्रेणी क्या है? उपचयन। क्या है? उपचयन, यानी आपको उपचयन पढ़ना। देखिए उपचयन क्या होता है? उपचयन इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए ऑक्सीकरण। क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण। ये क्या होता है? देखिए किसी भी तत्व या यौगिक में, देखिए क्या करना है, किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि किसी तत्व में, किसी तत्व हो, कोई तत्व हो या यौगिक हो, किसी तत्व या यौगिक में, देखिए लिखिए और समझिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या है? देखिए Cu प्लस O2 क्या है? Cu प्लस O2 क्या बन जाएगा? आप अपना दिमाग लगाइए, देखिए क्या बनेगा? Cu प्लस O2 CuO। देखिए Cu यानी दो ऑक्सीजन है तो दो करने के लिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2Cu, 2Cu प्लस O2 2Cu, यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ या उपचयन कहते हैं। अब देखिए इसकी एक और डेफिनेशन है, किसी तत्व या यौगिक में, किसी तत्व या यौगिक में यौगिक से इलेक्ट्रॉन या में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है।
ठीक है, क्या है किस तत्व यौगिक में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, किस तत्व यौगिक से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्यों, क्योंकि देखिए देखिए इससे क्या होता है, यहाँ पे Cu है, इसमें संपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, देखिए O की कितनी होती है -2, इसकी क्या हो जाएगी +2, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी +2, यानी कि इसमें Cu में से क्या है इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीजन ले लिया है, इसीलिए तो इसमें +2 आया है, -2, यानी कि Cu का क्या हुआ है ऑक्सीकरण, क्या हुआ है ऑक्सीकरण। आप समझ लीजिएगा, ये दोनों क्या है, दोनों ही परिभाषा समझिएगा। इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी इसमें देखिए Cu था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो क्या हो ऑक्सीजन Cu से इलेक्ट्रॉन लेगा और बंध बनाएगा, यानी Cu से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तभी तो बंध बनेगा, जब बंध बनेगा तो Cu से इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीजन के पास गया है, तो यानी Cu के पास से इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी निकलना Cu से इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या हुआ Cu का ऑक्सीकरण हो गया, तो क्या हुआ दोनों ही परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से अपचयन में होता है, अपचयन में क्या होता है, उसमें क्या होता है देखिए, इसमें उसमें होता है अपचयन में होता है ये कि उसमें इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, उसमें क्या हुआ हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकल सकता है, दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया उपचयन और ऑक्सीकरण। अब देखिए अगला, सारा कुछ मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, बाहर से कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगला क्या, अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो अपचयन को कैसे लिखते हैं, देखिए जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। जब किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, जब किसी तत्व या यौगिक में से हाइड्रोजन जुड़ता है या में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो क्या कहता है अपचयन कहलाता है। अब देखिए CO है प्लस H2O हुआ, तो देखिए Cu प्लस H2O। अब देखिए Cu में हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन निकला, सॉरी देखिए Cu में या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर क्या है ऑक्सीजन निकल जाए, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों ही वस्तु में क्या होगा अपचयन हो जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था ऑक्सीजन में भी कि उसमें से ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलने वाला प्रोसेस, यानी दोनों में से ऑक्सीजन का जुड़ना होगा या ऑक्सीजन का निकलना, दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ना नहीं हुआ, ऑक्सीजन का निकलना ही दिखा दिया है, यानी यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है अपचयन, यानी Cu से ऑक्सीजन का निकल रहा है, Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है और H2 क्या हुआ है, H2 का क्या हुआ है, ये देखिए ऑक्सीकरण, ठीक है। देखिए Cu वैसे मैं अपचयन के लिए रिएक्शन को लिखा हूं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण भी दिखा दिए गए थे, यहाँ पर ऑक्सीकरण देख सकते हैं कि केवल अपचयन ही आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण भी देख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकला Cu में से, ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हुआ अपचयन हो गया, लेकिन H2 को जो था H2 क्या ले लिया ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन का लेना क्या होता है जुड़ना क्या होता है ऑक्सीकरण, यानी H2 का क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। अब इसकी दूसरी अभिक्रिया
दूसरी परिभाषा भी आप पढ़ सकते हैं, वो क्या होती है? किसी तत्व या यौगिक से में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन कहलाता है। ओके, इस प्रकार से आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही कंप्लीट हो गया और आपका सिर्फ लास्ट। अब देखिए इसमें एक बात और है, अब यहाँ पे एक और पढ़ सकते हैं आप, क्या? रेडॉक्स। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स शब्द क्या पढ़ सकते हैं? और रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स में जिसमें एक ही अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? जिसमें एक ही अभिक्रिया के अंदर, लिख देते हैं यहाँ पे, जिसमें एक ही अभिक्रिया के अंदर, एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रिया होती हैं। क्रिया होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अपचयन की जब परिभाषा लिखेंगे तब उसमें सिर्फ यही दिखाएं, जब रेडॉक्स की लिखेंगे तो ये भी दिखा देंगे और साथ में ये भी दिखा देंगे, यही एग्जाम्पल उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, जब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो सिर्फ ये सी वाला ये भी दिखाएंगे और उसमें लिखेंगे तो ये दोनों ही दिखाएंगे, क्योंकि रेडॉक्स में दोनों ही होता है। तो ये एक प्रकार से